जज ले लो जज, अपने इशारों पर नाचने वाला जज ले लो जज भैया, मनमर्जी का फैसला देने वाला जज ले लो, बेगुनाहों को फंसाने वाला, गुनहगारों को बचाने वाला जज ले लो, जैसा चाहे वैसा जज ले लो। आप सोच रहे होंगे कि चैनल पर 2 स्ट्राइक मिलने के बाद और 18 लाख प्लस जीएसटी की डिमांड आने के बाद अंबुज कुमार पगला गए हैं क्या? जज बेचने निकल पड़े हैं क्या? जज कहीं इस तरह से बिकते और खरीदे जाते हैं? तो यकीन मानिए बस यही एक काम बाकी रह गया है, यानी टोकरी में बिकाऊ जजों को सजाकर बेचना ही बाकी रह गया है। बाकी आए दिन बेईमान जजों की जो कहानियां सामने आ रही हैं वो हर एक भारतीय नागरिक को पागल कर देने के लिए काफी है। गिने चुने वकीलों और कुछ बेईमान जजों के बीच एक गजब का गठजोड़ सामने आया है, गजब खुलासा हुआ है जो भारतीय न्यायपालिका के ऊपर एक और शर्मनाक धब्बा लगाता है। अदालतों के भीतर बड़े बड़े धन्ना सेठ किस तरीके से अपना जुगाड़ सेट करते हैं, अपनी मर्जी का जज सिलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला करवाते हैं, इसका एक विश्वगुरु टाइप नमूना सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये केस भारतीय न्यायपालिका में पिछले कई दशक के इतिहास में सबसे बदनुमा दागों में से एक बनने जा रहा है। आप सभी दर्शकों से अपील है कि वीडियो में जजों और वकीलों के नाम पर फोकस करिएगा और पूरे नेक्सस को समझने का प्रयास करिएगा। ये किस तरीके से कितने गंभीर आरोप हैं और कितने बड़े कांड न्यायपालिका के भीतर हो रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है, तभी पूरा मामला समझ में आएगा, तभी इस देश का भविष्य समझ में आएगा, न्यायपालिका का वर्तमान समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा है, जल्द से जल्द वहां जुड़ जाइए क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब कहां क्या हो जाए। अगर आपके पास वकीलों का नेक्सस है, चालबाजियां हैं, तो आप इस देश की अदालतों को हैक कर सकते हैं, हाईकोर्ट को हैक कर सकते हैं, मनचाहा बेंच पाने के लिए तिकड़म भिड़ा सकते हैं। सीधा सीधा कहें तो आप न्याय व्यवस्था को पैरों तले रौंद सकते हैं और इसमें बार और बेंच दोनों आपका साथ देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यायपालिका की जड़ों में यही मट्ठा डाल रहे हैं, कहिए कि डाल चुके हैं, क्योंकि न्यायपालिका में जो चल रहा है उसे न्याय तो कतई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब न्यायपालिका संविधान का रखवाला नहीं कुछ और ही नजर आने लगा है और न ही लोकतंत्र में अपनी भूमिका के साथ न्याय करता हुआ नजर आता है। देश भर में बार और बेंच की करतूतें ऐसी हैं कि अदालतें विवादों में फंसती जा रही हैं, अपमान बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जजों की निष्पक्षता पर सवाल है, कौन सी बेंच कौन सा केस सुनेगी, इसको लेकर विवाद लगातार है और ये सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करता है। जजों को शायद इस बात की समझ नहीं है कि जिस न्यायपालिका के साख को वो दांव पर लगा रहे हैं उस साख को बनाने में 70 सालों का वक्त लगा है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जो खबरें आ रही हैं वो न्यायपालिका की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा है। पिछले 12 महीनों में न्यायपालिका लगातार विवादों का शिकार रही है, पहले जस्टिस शेखर यादव, फिर जस्टिस यशवंत वर्मा और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। सवाल तो दिल्ली की अदालतों पर भी है जहां दिल्ली दंगे की सुनवाई करने वाले जजों का तबादला कर दिया गया है, क्योंकि इस केस में दिल्ली सरकार का एक मंत्री सीधे तौर पर फंस रहा था, क्योंकि इसकी सुनवाई जस्टिस समीर बाजपेयी और जस्टिस पुलत से प्रमचला कर रहे थे। मामला आरोप तय करने तक पहुंच गया था मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों का ट्रांसफर कर दिया। सवाल यह है कि इसका असर दिल्ली दंगों की सुनवाई पर क्या होगा, कोई नहीं जानता सिवाय न्यायिक और राजनीतिक सत्ता के, और ये सारे मामले भारत की न्यायपालिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। सवाल यह है कि कोई कैसे भरोसा कर ले कि न्यायपालिका अब भी मजबूत है, कोई कैसे माने कि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रख सकती है और रख रही है, और ये क्यों न कहा जाए कि सत्ता और धन्ना सेठों के आगे न्यायपालिका ने क्या ज्यादा हद तक सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला देश को शर्मसार करने वाला है। इसने न केवल वकीलों की नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया है बल्कि जजों की निष्पक्षता और कोर्ट कैसे काम करती है इस पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो चल रहा है इसकी शुरुआत सज्जाद अहमद भट्ट केस से हुई। ये आदमी एक याचिका करता है, नामों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। यह आदमी एक याचिका करता है जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 511 के साथ 120B के तहत मामले दर्ज हैं। ये आरोप गंभीर है और धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों से जुड़े हुए हैं। लेकिन भट्ट के ही मामले ने
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बेंच हंटिंग जैसे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। ये बेंच हंटिंग क्या है, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सवाल ये है कि ये सब कुछ कब से चल रहा है। इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तब आपको न्यायपालिका के सरेंडर का खेल समझ में आएगा और न्यायपालिका के जजों के टोकरी में बैठ जाने का खेल समझ में आएगा। तो सज्जाद भट्ट की जमानत याचिका जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच के सामने 3 बार लिस्ट हुई, पहले 28 मार्च, फिर 16 मई और फिर 28 मई 2025 को। लेकिन सुनवाई हर बार टलती रही। पहली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोई वकील ही पेश नहीं हुआ, दूसरी सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने स्थगन मांगा और तीसरी बार 28 मई को याचिकाकर्ता के वकील बिमल सैनी ने एक चौंकाने वाली अपील की। कहा कि इस मामले को जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच के सामने लिस्ट किया जाए। ये एक ऐसी अपील थी जिसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खिड़कियां खड़का दी। न्यायपालिका की नींव हिलने लगी, क्योंकि केस असाइन करने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की है, जबकि एक वकील कोर्ट में खड़ा होकर मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष जज की मांग करता है। यह अपील असाधारण है, क्योंकि जजों के मामले की सुनवाई से हटने की मांग तो आपने सुना होगा कि फला जज फला मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिए हैं, सुनवाई नहीं करेंगे, कोई और करेगा। मगर यह ऐतिहासिक है कि वकील बोले कि भैया हमको फलानवा जज से सुनवाई नहीं करवानी है, हमें फलानवा स्पेशल जज चाहिए, उसी के सामने हमारा मामला सुना जाना चाहिए। लेकिन किसी खास जज के बेंच की मांग करना हाईकोर्ट में बेंच हंटिंग का खुला खेल फर्रुखाबादी था। वकील को पता था कि उसके पीछे ताकतवर लोग हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें वकील और पक्षकार जानबूझकर उन जजों की बेंच को चुनने की कोशिश करते हैं जो उनके पक्ष में फैसले दे सकते हैं। अब पक्ष में फैसले क्यों दे सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगाते रहिए। टोकरी को याद करिए। सज्जाद भट्ट के वकील की अपील को जस्टिस मंजरी कौल ने गंभीरता से लिया और मामले को चीफ जस्टिस सील नागू के पास भेज दिया, ताकि केस को सही बेंच के सामने लिस्ट करने का फैसला हो सके। लेकिन इस केस की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये मामला सिर्फ सज्जाद अहमद भट्ट की जमानत से जुड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा खेल है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बेंच हंटिंग के बड़े खेल का भंडाफोड़ करता है और उन जजों की ईमानदारी और नैतिकता को कटघरे में खड़ा करता है जिनकी मांग वकील कर रहे हैं। दरअसल मई 2025 में चीफ जस्टिस सील नागू ने भ्रष्टाचार के एक मामले को जस्टिस महावीर सिंह सिंधु, इस नाम को ध्यान में रखिए, इनकी बेंच से वापस ले लिया था चीफ जस्टिस ने, जबकि इस केस में फैसला सुरक्षित हो चुका था। द लीफलेट ने लिखा है कि यह मामला एक रियल एस्टेट कंपनी M3M ग्रुप के प्रमोटर रूप बंसल और सीबीआई के निलंबित स्पेशल जज सुधीर परमार से जुड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रूप बंसल को गिरफ्तार किया था और जस्टिस सुधीर परमार पर बंसल और IREO ग्रुप के मालिक ललित गोयल को फायदा पहुंचाने का आरोप था। इस मामले की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई, जब यह केस जस्टिस NS शेखावत की बेंच के सामने लिस्ट हुआ था। 14 जनवरी को शेखावत ने खुद को मामले से अलग कर लिया। फिर यह जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच के सामने आया, लेकिन 13 फरवरी को याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। दलील दी कि वो बेहतर तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करेंगे और नई याचिका वकील JK सिंगला के जरिए दाखिल हुई, जो कि जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच के सामने पहुंची। अब आपको समझ आ गया होगा कि दरअसल बेंच हंटिंग क्या है और कैसे अपने मन का जज पाने के लिए कोर्ट में खेला हो रहा है। यानी पहले याचिका दाखिल होती है, किसी जज के यहां मामला पहुंचता है, लेकिन वो जज चूंकि शायद मन का नहीं है या मैनेज्ड नहीं है, तो इसलिए कोई न कोई बहाना बनाकर याचिका को वापस लिया जाता है। फिर उस याचिका को दूसरे वकील के माध्यम से भेजा जाता है ताकि मनमाफिक जज मिल जाए। मजेदार बात यह है कि सिंगला के जरिए मामला जस्टिस सिंधु के सामने तो लिस्ट हो गया, लेकिन सिंगला इस मामले में कभी कोर्ट में पेश हुए ही नहीं। 2 मई को जस्टिस सिंधु ने फैसला सुरक्षित रख लिया, मगर 5 मई को चीफ जस्टिस सील नागू को एक लिखित और मौखिक शिकायत मिली जिसमें बेंच हंटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी के बाद चीफ जस्टिस ने केस वापस ले लिया। द लीफलेट के लिए मनीष छिब्बर ने लिखा है कि चीफ जस्टिस को मिली शिकायत में कहा गया था कि वकील JK सिंगला को केवल इसलिए याचिका में शामिल किया गया ताकि मामला जस्टिस कौल की बेंच से हट जाए, क्योंकि सिंगला के केस जस्टिस कौल की बेंच के सामने लिस्ट नहीं होते। यानी कथित रूप से जिस जज के यहां सेटिंग नहीं है वहां से मामले को हटाकर सेटिंग वाले के यहां ले जाने का जुगाड़। यह एक सोची समझी रणनीति थी। ऐसे आरोप लगे जिसमें कुछ वकीलों और प्रभावशाली लोगों का गुट शामिल था, जो धन्ना सेठों के दम पर
अपनी मनमर्जी का फैसला हासिल करना चाहता था, न्यायपालिका को मच्छी बाजार बना देना चाहता था। और 12 मई को जब चीफ जस्टिस सील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की तो मोदी सत्ता के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सहित सीनियर वकीलों की तिकड़ी ने केस को दूसरी बेंच से वापस लेने के उनके निर्णय पर आपत्ति जताई। रोहतगी, पुनीत बाली और राकेश नेहरा ने तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते जिसे किसी सिंगल बेंच ने सुना, आदेश सुरक्षित किया और अंतिम फैसले के लिए लिस्ट किया। लेकिन 23 मई 2025 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू ने अपने 11 पेज के आदेश में मामले की सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया और कहा कि यह फैसला संस्थान की प्रतिष्ठा को बचाने और जस्टिस सिंधु को आगे की शर्मिंदगी से बचाने के लिए उठाया गया है। 3 दिन बाद 26 मई 2025 को जब मामला चीफ जस्टिस नागू की बेंच के सामने आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने स्थगन की मांग की क्योंकि सीनियर वकील पुनीत बाली और विजय अग्रवाल उपलब्ध नहीं थे। चीफ जस्टिस ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और सिंगला की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेके सिंगला कहां है? बेंच सिर्फ उन्हें सुनेगी। ये वही वकील साहब हैं जिनके नाम से दोबारा याचिका लगी थी। उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इसलिए दाखिल की गई ताकि मामला किसी खास बेंच से हटाया जा सके। ये कैसी प्रोफेशनल नैतिकता है? ये हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। आप यानी याचिकाकर्ता उनके वकील बार को बर्बाद कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस का कहना है। चीफ जस्टिस का ये कमेंट न केवल वकीलों की नैतिकता पर सवाल उठाता है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे धन्ना सेठ पैसे के दम पर देश की अदालतों को हैक करने में जुटे हैं, न्यायपालिका को बर्बाद करने पर तुले हैं। द लीफलेट से एक सीनियर वकील ने कहा कि एकदम क्लियर है कि एक गुट काम कर रहा है, यानी एक गुट है वकीलों का, जजों का, पूरा एक नेक्सस है जो इस तरह के काम कर रहा है। एक मामले में इतने संयोग कैसे हो सकते हैं? चीफ जस्टिस को इसकी जांच का आदेश देना चाहिए कि सिंगला को इस मामले में किसने और क्यों शामिल किया। निगाहें अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर हैं कि वे संस्थान का इकबाल बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि पूरी न्यायिक प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और यह बताता है कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है और चीजें कितनी खराब हो चुकी हैं कि लोग पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही हैक करने की सोच लेते हैं। मगर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला अकेला नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ने न्यायपालिका की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मार्च 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी मकान में आग लगने की घटना के बाद स्टोर रूम से अजले नोटों की गड्डियां मिली। फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दी लेकिन मामला सोशल मीडिया पर आग से भी तेज फैल गया और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला सबकी जबान पर आ गया। उसे न तो सबूतों की जरूरत पड़ी और न ही किसी गवाही की, मगर जस्टिस वर्मा का दावा था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इन हाउस कमेटी ने जांच की तो मिलाड के दावों और सबूतों में कोई तालमेल नहीं था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई कि दिल्ली पुलिस को जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का फैसला मंजूर कर लिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस देश में अभी तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। और सच्चाई यह भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार कुंडली मार के बैठ चुकी है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव ने सत्ता की भाषा बोली थी, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टियां की थी और सत्ता के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं बल्कि मदद की बात है। याद रखिए कि दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने ऐसे बयान दिए जिसने देश को शर्मसार किया, पूरी दुनिया में नाक कटवाई। न्याय की देवी शर्मिंदा हो गई कि एक सिटिंग जज कितना नफरती है। जस्टिस शेखर यादव के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। नेताओं, वकीलों सहित समाज के हर तबके ने तीखी आलोचना की, मगर जस्टिस यादव ने दावा किया कि उनके बयानों को तोड़कर मरोड़कर पेश किया गया। दबाव बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को बुलाया और खबरें तो ये भी आई थी कि जस्टिस यादव ने कॉलेजियम के सामने माफी मांगी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसदों, खासकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की अगुवाई में 55 सांसदों ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस सौंपा। मजेदार बात यह है कि कोर्ट भी जस्टिस यादव के खिलाफ कार्रवाई के लिए संसद की ओर देख रहा है और संसद में उस पार्टी का बहुमत है जिसका एक मुख्यमंत्री खुले तौर पर जस्टिस यादव के नफरती बयानों का समर्थन करता है। सवाल यह है कि जब
मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोदी सत्ता महाभियोग प्रस्ताव लाएगी तो विपक्ष क्या करेगा? क्या वो जस्टिस शेखर यादव के मामले में समझौता कर लेगा या जस्टिस वर्मा के साथ जस्टिस यादव के महाभियोग पर भी फैसले के लिए मोदी सत्ता को मजबूर करेगा? क्योंकि जजों का भ्रष्ट होना तो एक बात है, लेकिन नैतिक तौर पर भ्रष्ट हो जाना न्यायपालिका का खत्म हो जाना है, न्याय से भरोसा उठ जाना है। याद रखिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर कहा था कि महाभियोग की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से संसद के अधीन है। इसलिए सवाल है कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग आएगा तो जस्टिस यादव का क्या होगा? और किसी भी जज को हटाने के लिए सदन में सरकार के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो क्या विपक्ष के बिना सरकार बहुमत जुटा लेगी? इसलिए लगता नहीं कि दोनों जजों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाएगा, या फिर पास होगा तो सरकार को विपक्ष की बात माननी पड़ेगी और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग जोर पकड़ लेगी। लेकिन महाभियोग के प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले जांच कमेटियां बैठेंगी और उनकी रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। इसलिए भारत में अब तक कोई भी जज महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बेंच हंटिंग, जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप और जस्टिस शेखर यादव के विवादित नफरती बयानों ने न्यायपालिका की साख को संकट में डाल दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला धन्ना सेठों और प्रभावशाली वकीलों के एक ऐसे नेक्सस का पर्दाफाश करता है जो न्यायपालिका को अपनी जेब में रख लेना चाहता है, सबको गुलाम बना लेना चाहता है। जेके सिंगला जैसे वकीलों की भूमिका और उनकी गैर मौजूदगी ये सवाल उठाती है कि क्या कुछ वकील और पक्षकार इस देश के संविधान को रौंद देंगे? जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि जज अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे, यानी चीफ जस्टिस को लगा कि जजों की ईमानदारी को लेकर सवाल है, वरना जनता भी ये समझने लग जाएगी कि न्यायपालिका भी सत्ता और पैसे के आगे सरेंडर करती है। जस्टिस यादव के बयानों से यह भी सवाल उठता है कि क्या जज अब भी संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान हैं या वे सत्ता के टूलकिट बनकर रह गए हैं जो उनके इशारे पर काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि न्यायपालिका की साख बनी रहे। याद रखिए कि जस्टिस अभय एस ओक ने अपने रिटायरमेंट भाषण में कहा था कि भारत में न्यायपालिका बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है, तमाम लोग न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की नहीं है कि सवालों का एक एक करके जवाब दिया जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि आलोचना का जवाब ठोस फैसलों से दिया जाए, बार और बेंच के सामूहिक प्रयासों से दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि मजबूत फैसलों के जरिए वो अपने इकबाल को ठीक करे, क्योंकि न्यायपालिका की आलोचना का जवाब सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए ही दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं जब लोग न्यायपालिका को संविधान का रक्षक नहीं बल्कि सत्ता और धन्ना सेठों का गुलाम बताने लगेंगे। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस संकट को संभाल पाएगा, क्योंकि पिछले 12 महीनों में न्यायपालिका एक के बाद एक नए विवादों में उलझी है। जरूरत दूध का दूध पानी का पानी करने की है, क्योंकि सवाल हर उस भारतीय के मन में है जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इस मामले पर आप दर्शक क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।